हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आपका 2021 का पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर बना था उसी को कवर करेंगे। देखेंगे 2021 का जो यूपी टेट का पेपर बना था, यूपी टेट के पेपर में इस पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो का मुख्य लक्ष्य होगा कि जो आपका यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन बनता है इसमें हम 30 प्रश्नों को कवर करके अर्थात 30 में 30 नंबर लाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो आपका आगामी 2026 में यूपी टेट का पेपर जनवरी में होने वाला है, जैसा कि आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, विज्ञप्ति निकाली गई है, उसी क्रम में आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा और देखेंगे जो आपका 2021 में यूपी टेट कराया गया था उसमें जो यूपी टेट का पहला प्रश्न था जो कि ईवीएस पोर्शन का पर्यावरण अध्ययन का, वह था कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करती है। याद रखेंगे आपको मैं बता दूं, कार्बन डेटिंग में जो आपका C14 होता है अर्थात कार्बन जो 14 होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? याद रखेंगे इनमें से सभी जगहों पर करते हैं कि श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग देखते हैं विद्यालय में जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उस पर हम लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग करते हैं कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का एज मापन के लिए करते हैं कि चट्टानों की शक्ति का मापन के लिए करते हैं। तो आपको बता दें जो कार्बन डेटिंग होता है इसका प्रयोग हम करते हैं जो प्राचीन बहुत पुरानी जो बिल्डिंग होगी, बड़ी पुरानी जो जैसे कि आपकी हड्डी मिल जाएगी, बिल्डिंग मिल जाएगी, या बिल्डिंग में जितने भी आपकी सामग्रियां होती है उनका हम एज पता करने के लिए, आयु या डेट पता करने के लिए या कितनी पुरानी है इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्राचीन स्थलों में जो मौजूद हड्डियां मिल जाती है, सामग्रियां या सामान मिल जाते हैं, उसका हम एज का मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन का भी वो कौन सा रूप होता है? तो कार्बन 14 होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, ये बताना है दोस्तों। तो संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 13 नवंबर 1949 को अपनाया था कि आपका 21 मई 1949 को, कि 24 जनवरी 1950 को, कि आपका 20 जनवरी 1950 को। आपको बता दें जो संविधान सभा थी, याद रखेगा जो संविधान सभा थी उसने जो आपका राष्ट्रीय गान है, सबसे पहले मैं बता दूं राष्ट्रीय गान जो होता है उस किसको बोलते हैं? तो जनगण मन अधिनायक जय है जो है दोस्तों, जनगण मन अधिनायक जय, या क्या है दोस्तों? राष्ट्रगान है। इसको गाने में आपका कितना लगता है? तो इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। क्या लगता है दोस्तों? 52 सेकंड का समय लगता है। और इसके रचयिता के बारे में बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका रचना किया है। इसका जो इसको हम राष्ट्रगान का नाम देते हैं, ये बात याद रखेंगे। और संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को मतलब लागू किया या इसको अपनाया। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और भी मैं बता दूं दोस्तों, जो आप देखेंगे भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। याद रखेंगे भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? अपने हाथों द्वारा, एक व्यक्ति का नाम है जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रही होगी, प्रेम बिहारी रायजादा। याद रखेंगे प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा भारतीय संविधान को। याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को क्या किया गया? अपनाया गया। और इसी क्रम में देखेंगे जो संविधान को बनाने की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चली थी, इसमें आपका 26 नवंबर, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था वह पूरी तरह से लागू अंगीकृत हो गया। लेकिन याद रखेगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसे आप ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया, अर्थात इसी दिन अपना देश जो था वह गणतंत्र बना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे जो बायोमैग्निफिकेशन होता है यह वायुमंडल में विषैली पदार्थों से संबंधित होता है। याद रखेंगे जो बायोमैग्निफिकेशन होता है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता का इसमें पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यही बताना है दोस्तों, अजैविक घटक नहीं है मतलब कि वह क्या है दोस्तों? मतलब कि वो है जैविक घटक। यही बताना है कि निम्न में से कौन जैविक घटक है, ये बता दीजिए दोस्तों।
आपका फास्फोरस है, कि आपका कवक है, कि आपका मृदा है, कि आपका प्रोटीन है। याद रखेंगे जो प्रोटीन है ना दोस्तों यह अजैविक होगा, मृदा भी अजैविक होगा, फास्फोरस भी आपका अजैविक घटक होगा। लेकिन जो कवक है ना दोस्तों याद रखेंगे कवक जो होता है वह जैविक घटक होता है। यही बताना है दोस्तों कि अजैविक घटक कौन नहीं है, तो आपका अजैविक घटक कौन नहीं है, तो कवक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर की बात करेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे स्थित है, यही बताना है दोस्तों। ग्रीन पीस को हरित शांति के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखेंगे। इसका एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं हरित शांति, याद रखेंगे हरित शांति इसको बोलते हैं, ग्रीन पीस को, इसको याद रखेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ना दोस्तों वह नीदरलैंड के स्टॉकहोम में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नीदरलैंड के स्टॉकहोम में है, ये भी बात को आप याद रखेंगे। और ग्रीन पीस का जो मतलब होता है इसमें होता है शांति व्यवस्था को लागू करना या शांति व्यवस्थित करना, ठीक ना। और इस समय ग्रीन पीस के कितने देश हैं जो संचलित हैं इसे, तो याद रखेंगे ग्रीन पीस में जो ग्रीन पीस का मुख्यालय तो आपका नीदरलैंड के स्टॉकहोम में हो गया, लेकिन इसकी संचलित संस्थाएं जो होती है 55 देश में है, इसको भी याद रखेंगे। 55 देश में इसकी संस्थाएं जो है वो दोस्तों संचलित हैं, इसको भी याद रखेंगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे देखेंगे, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, इसी को बताना है दोस्तों। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। क्या आपका जीवाणु होता है कि मांसाहारी होता है कि शाकाहारी होता है, याद रखेंगे। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र श्रृंखला को, खाद्य श्रृंखला को आप देखेंगे तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे वायुमंडल के कितने स्तर हैं, तो वायुमंडल के 5 स्तर है। कितने हैं दोस्तों, 5 स्तर हैं। ऊपर से देखेंगे, ऊपर है दोस्तों आपका बहिमंडल, फिर इसके बाद आपका आता है आयन मंडल, फिर इसके बाद आपका आता है मध्य मंडल, और इसके बाद आता है आपका समताप मंडल, और इसके बाद आपका आता है क्षोभ मंडल। इसको भी याद रखेंगे, क्षोभ मंडल, इसको आप इसी क्रम में देखेंगे। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है तो वह स्तर क्या है, क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौसमी घटनाएं जो जितने भी चीजें हैं, जैसे कुहेसा हो गया, मौसमी घटनाएं हो गई, सभी क्षोभ मंडल में होता है। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं, और मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल कहा जाता है। और रेडियो तरंगे जैसी जो होती हैं ये आपका आयन मंडल का हिस्सा है। और बहिमंडल भी आपके बिजली गरजना, तड़कना, ये सब चीजें बहिमंडल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस प्रश्न को बहुत आसानी से देखेंगे, जितना प्रश्न बन जाता है सबको देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बनता है कि जो आपका ओजोन परत है किस मंडल का हिस्सा है। ओजोन परत जो होती है ना वो समताप मंडल का हिस्सा होती है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करती है दोस्तों, रोकती है, इसको याद रखेंगे। और ओजोन दिवस जो प्रत्येक साल के 16 सितंबर को मनाया जाता है, सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ओजोन जो परत होती है इसकी जो मोटाई होती है, ये भी प्रश्न बना है, डाप्सन में नापी जाती है, इसको याद रखेंगे। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है, इसको भी आप कवर करते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो पारित करने का समय था 11 दिसंबर 2002 था, कि 16 अक्टूबर 1990 था, कि 10 दिसंबर 1980 था, कि 11 मई 1972 था। याद रखेंगे जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब है कि जैव विविधता का मतलब होता है जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। पर्यावरण संरक्षण, याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण का मतलब है दोस्तों कि प्रदूषण नहीं होता है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, कौन ऐसी कृषि की प्रक्रिया है कि इसको अपना लें तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। आपका जैविक खेती है कि अधिक उपज वाली किस्म की खेती है, कि ग्लास हाउस के में पौधे लगाना होता है, कि शिफ्टिंग खेती होती है। याद रखेंगे जो पर्यावरण संरक्षण को सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाती है, पर्यावरण संरक्षण में नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, वह कृषि का सबसे बेस्ट रूप होता है जैविक खेती। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैविक खेती में कीटनाशक खादों का प्रयोगों का, रसायनों का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बात को याद रखेंगे। जैविक खेती में जो जैसे उसके कचरे होते हैं उसको हम जलाते नहीं है, बल्कि उसी में हम मिला देते हैं, ये बात को याद रखेंगे। तो जैविक खेती में पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, इसलिए ध्यान देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, इसी क्रम में याद रखिए। आगे देखते हैं 10 नंबर की बात करेंगे। अम्लीय वर्षा संबंधित है, अम्लीय वर्षा
वर्षा एसिड रेन इसको बोलते हैं, या बोरिक अम्ल से होता है कि एसिटिक एसिड से होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होता है। आपको बता दें दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा होती है ना, वह सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात SO2 की अधिकता से होती है। याद रखेंगे, जब जल में SO2 की मात्रा मिल जाती है तो इसको हम लोग अम्लीय वर्षा का नाम देते हैं। याद रखेंगे, अम्लीय वर्षा का पहचान हम लोग, या अम्ल का पहचान हम पीएच मान से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? पीएच मान से करते हैं। पीएच मान किसने दिया? तो सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ये भी याद रखेंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ते रहे होंगे। और जो याद रखेंगे, पीएच मान, जिस भी जल का पीएच मान 5.6 से कम है उसको हम अम्लीय जल बोलेंगे। और याद रखेंगे, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है ना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4 से लेकर 4.4 के मध्य होता है। इसको अम्लीय वर्षा का हम नाम देते हैं। और अम्लीय वर्षा होने के फलस्वरूप जो दीवारें होती हैं ना, उनका रंग उड़ जाता है। अम्लीय वर्षा से जो हानि, बहुत ज़्यादा हानि होती है, इससे स्क्रीन पे भी हानि होगी, ठीक ना, जहाँ भी ये पढ़ेंगे वहाँ पे भी हानि पहुँचाएंगे। इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, राइट बात। अगले देखते हैं, WWF से आशय क्या है। याद रखेंगे, WWF, इसको इसका फुल फॉर्म क्या आता है यही बता दे दोस्तों। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड वॉच फंड होता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है कि वर्ल्ड वार फंड होता है कि वर्ल्ड वाइड फंड होता है। याद रखेंगे, WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। याद रखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। याद रखेंगे, जब जैव विविधता को बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? फूलों की घाटी यही बताना है, उत्तराखंड में कि सिक्किम में कि हिमाचल प्रदेश में कि जम्मू कश्मीर में, यही मुझे बताना है दोस्तों। जो फूलों की घाटी है, आपको पता है यह जो होती है ना, याद रखेंगे, फूलों की घाटी अवस्थित है आपका उत्तराखंड के चमोली जिला में। कहाँ दोस्तों? तो उत्तराखंड का चमोली जिला जो है ना, काफ़ी चर्चित है या काफ़ी प्रसिद्ध है फूलों की घाटी के लिए। इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको मैं यहीं पर उत्तराखंड से कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। ये भी प्रश्न बनता है, चिपको आंदोलन कहां से हुआ? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। और चिपको आंदोलन भी आपका उत्तराखंड से है। यहीं से प्रश्न बन जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। यहीं से प्रश्न बन जाता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? यह भी प्रश्न बना है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड से है। इस बातों को याद रखेंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में है, ठीक ना। ये बातों को देखेंगे। पहाड़ों की घाटी किसे बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं। तमाम प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। इसको आप ध्यान देते रहेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में पुनः आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मत करिए सब्सक्राइब। वीडियो बनाने में जो वीडियो आपके सामने जाती है दोस्तों, इससे हमारी काफ़ी आशाएं रहती है। आशाएं का मतलब यह है कि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपका एक लाइक मुझे बहुत अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है और भी वीडियो को शूट करने में। और ऐसी वीडियो आपके सामने मैं लाता हूं जो वीडियो आपके यूपी टेट को पास कराने में काफ़ी मददगार होगी। तो इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करिए, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ना करिए लेकिन वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर की बात करेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? याद रखेंगे, पॉल्यूशन मेजरमेंट एजेंसी का नाम बताना है। याद रखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया करती है पॉल्यूशन की माप, कि केंद्रीय जल आयोग करता है, कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, कि ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है। मैं बता दूं दोस्तों, यूपी टेट का एग्जाम देने वाला कोई भी छात्र या छात्रा जब इस पूरे प्रश्न को पढ़कर और इसका आंसर नहीं बता पाएगा तो किसी का नहीं बता पाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जो इसका मुख्य कार्य होता है ना, आपको बता दें दोस्तों, जल, वायु, मृदा और ध्वनि में जो आपका पॉल्यूशन है, इसको मेजरमेंट करना और मेजरमेंट के फलस्वरूप इनको लोगों को बताना और इसके प्रति जागरूक करना, इसको कैसे कम किया जाए, इस बात को याद रखेंगे। 14 नंबर की बात करेंगे। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पे? रॉकीज में है कि एंडीज में है कि हवाई में है कि आपका सिसिली में है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जो कोटोपॉक्सी जागृत ज्वालामुखी है वह कहाँ पे है दोस्तों? वह आपका एंडीज में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, सिंधु के नाम से कि ब्रह्मपुत्रा के नाम से कि यमुना के नाम से कि गंगा के नाम से। याद रखेंगे, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा कही जाती है, 2525 किलोमीटर है। ये तो है नहीं दोस्तों। याद रखेंगे, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नदी के नाम से? तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी जो पूरी लंबाई होती है 2900 किलोमीटर है। इसको बात को आप ध्यान रखेंगे। और यह जो होती है ना, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है ना, हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती
निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो हिमालय की जो कैलाश पर्वतमाला है इसी से, यहीं से इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से निकलती है और तिब्बत और भारत होते हुए, ठीक ना, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होते हुए बहती है। इसको आप याद रखेंगे। भारत में जो इसका बहने का जो दूरी है 916 किलोमीटर है और याद रखेंगे बंगाल के खाड़ी में ये गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है दोस्तों? तो बंगाल के खाड़ी में खत्म होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और उद्गम स्थान है हिमालय पर्वत का कैलाश, हिमालय का कैलाश पर्वत, इसको याद रखेंगे। यह होती है ब्रह्मपुत्रा। आगे देखते हैं निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आपको जगह का नाम बताना है तो याद रखेंगे आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण, याद रखिएगा आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है आपका पश्चिम बंगाल में, ये बात याद रखेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों? आर्सेनिक जो होता है जहरीला आपका एक तत्व होता है जो जल में मिलने से इसकी गुणवत्ता को खत्म कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसी क्रम में मैं आपको कुछ और भी चीजें बता दूं। एक पॉइंट और आता है कि एक रोग है जिसका नाम है मिनीमाता रोग, ठीक ना। किसके अधिकता से होता है? बहुत बार भी यूपी टेट में बना है तो यह पारा के कारण होता है और सबसे ज्यादा जो इससे प्रभावित लोग हैं तो वह जापान के लोग हैं। ये भी बन चुका है, ठीक ना। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। आगे देखेंगे भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि दाब प्रभाव होते हैं, रैन शेडो प्रभाव होता है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है। तो भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि वहां पर रैन शैडो प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखेंगे अगला है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? याद रखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य के जीवों को याद रखेंगे, वन्य के जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह अधिनियम लाया गया और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसको याद रखेंगे, भारतीय संसद द्वारा इसे 1972 में पारित किया गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अवैध शिकार को रोकना, तस्करी को रोकना, पेड़ काटने को रोकना, पक्षियों को रोकना, ठीक ना। ऐसे जीव जंतुओं को मारने से बचाने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया कि मतलब कोई भी व्यक्ति या तस्कर अवैध शिकार करता है, तस्करी करता है, पेड़ काटता है, पक्षियों को मारता है, जंतुओं को मारता है तो उसके खिलाफ दोस्तों दंड का प्रावधान किया गया। इसको याद रखेंगे, उसको सजा का प्रावधान रखा गया, ठीक ना। तो यही हुए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लाया गया था, ठीक है, भारतीय संसद द्वारा। आगे देखते हैं वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? यही बताना है दोस्तों। तो उष्मा बजट कहलाती है, क्या आपका सौर स्थिरांक कहलाती है, कि सौर ऊर्जा कहलाती है, कि सूर्यताप कहलाती है? याद रखेंगे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण होती है उससे हम सौर स्थिरांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। चलिए 20 नंबर की बात करेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि वह कौन सा देश है। यूएसएसआर से लिया गया, कि यूएसए से लिया गया, कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, कि आपका जर्मनी से लिया गया? आपको वन बाय वन बता रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे जर्मनी से आपातकाल इमरजेंसी लिया गया है, इसको याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय शासन लिया गया है, याद रखेंगे संसदीय सदन शासन और एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। यूएसए से बात करेंगे अमेरिका, दोस्तों याद रखेंगे यूएसए की बात करें तो मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकार को बहुत पूछता है कि इसका आर्टिकल क्या है, तो याद रखेंगे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि भारत में निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं सबको मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। इसकी रक्षा कौन करता है? तो इसकी रक्षा जो करता है वह आपका क्या करता है? न्यायालय करता है, इसको आप याद रखेंगे, न्यायालय करती है इसकी रक्षा। प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार उसको प्राप्त है, ठीक है। उसी क्रम में मूल कर्तव्य दोस्तों कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है मूल कर्तव्य, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। कहां से लिया गया दोस्तों? यूएसएसआर से लिया गया। इसी को बोलते हैं सोवियत संघ या इसी को बोलते हैं रूस, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह जो है भारतीय आर्टिकल 51A में इसका प्रावधान है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? दोरांग घाटी में, कि शांत घाटी में, कि सुरमा घाटी में, कि फूलों की घाटी में? याद रखेंगे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वह आपका शांति घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं और साइलेंट वैली जो है वह आपके केरल राज्य में है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे
आगे देखेंगे यहाँ की भाषा मलयालम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बना हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य का मतलब है दोस्तों गलत, ठीक ना, क्या गलत है यही बताना है दोस्तों। एलपीजी जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, याद रखेंगे। यह जो फार्म होता है वह गैसी फार्म होता है। इसी क्रम में सीएनजी भी एक होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी गैसी फार्म में आती है, ठीक ना। यह जो है दोस्तों ईंधन है, यह भविष्य के या वर्तमान के दोनों ईंधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ठीक ना। एलपीजी कि नीले ज्वाला के साथ जलने वाला होता है, कि उच्च ऊष्मीमान होता है, कि एक स्वच्छ ईंधन होता है। स्वच्छ ईंधन भी सही है, उच्च ऊष्मीमान भी होता है इसका। नीले ज्वाला के साथ भी एक गैसों के रूप में आप घरों में देखे होंगे, किचन में जलता है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, ये बात गलत है दोस्तों, गलत है तो इसी को सही मानेंगे। या मीथेन उत्सर्जन नहीं करता, इस बात को याद रखेंगे। यह गैस है या शुद्ध गैस है या स्वच्छ ईंधन है, इसको याद रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन है, यही बताना है दोस्तों। जो खाद्य श्रृंखला होती है वह किससे जुड़ी है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक उत्पादक उपभोक्ता व घटक हैं, कि उत्पादक व उपभोक्ता हैं, कि जैव तथा अजैविक पदार्थ हैं, कि जैव पौधे तथा जंतु हैं। याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं वह उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अब घटक होता है। ये तीनों ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तीनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, आश्रित होते हैं, ये बात को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मकर रेखा क्या है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे जो भूमध्य रेखा होती है दोस्तों, याद रखेंगे ये आपका ग्लोब हो गया, बीचों बीच जो है वह भूमध्य रेखा हो गई, ठीक ना। आपको पता है कि ऊपर जो होता है उत्तर होता है, नीचे जो होता है आपका दक्षिण होता है, ठीक ना। तो 23.5 डिग्री याद रखेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर में, याद रखेंगे भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो आपका अक्षांश है ना दोस्तों, याद रखेंगे उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, इसको हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा। अर्थात कर्क रेखा ऊपर है और नीचे 23.5 डिग्री याद रखेंगे जो आपका दक्षिण में रेखा है ना भूमध्य रेखा से, वह जो है दोस्तों वो आपका मकर रेखा है। क्या दोस्तों? मकर रेखा है। याद रखेंगे मकर रेखा जो नीचे है दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में क्या है आपका कर्क रेखा है, यही बात आपको बताना है। तो मकर रेखा क्या है यही बताना है। 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा, इस बात को याद रखेंगे, इस क्रम को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इन महान वैज्ञानिकों का नाम है, इनमें ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखेंगे जो डॉक्टर एजी टांसले हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाए। सर्वप्रथम इन्होंने ही इकोसिस्टम का प्रयोग किया। कब किया? तो 1935 में किया, इसको याद रखते रहेंगे। आगे देखते हैं ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको बोलते हैं? पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को। तो याद रखिएगा ध्रुव तारा जो बोला जाता है ना वो आपको बोला जाता है उत्तरी तारे को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यह तारा ठीक उत्तर में चमकता है, इसको याद रखेंगे। उत्तरी तारे को आपका ध्रुव तारा बोलते हैं। आगे देखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब? याद रखेंगे भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1985 में, 1981 में, 1973 में कि 1972 में, याद रखेंगे। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है याद रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों बता दूं भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को याद रखेंगे टाइगर की सुरक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर की संरक्षण के लिए यह लाया गया था और याद रखेंगे इसके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई था कहां पे इसको लागू किया गया था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कहां पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। याद रखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था यहीं से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इसका प्रावधान मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर की बात करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? यही बताना है दोस्तों, ठीक ना। गुजरात में है कि तमिलनाडु में है कि मध्य प्रदेश की पश्चिम बंगाल? याद रखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मुझे लगता है कि केवल पढ़ के बता देंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां से बिलोंग करता है, तो यह बिलोंग करता है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, इसको आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे लखनऊ समझौता 1916 में, याद रखेंगे सबसे पहले आपको यहीं से तैयार कर लीजिए। जो आपका लखनऊ समझौता है याद रखेंगे 1916 में हुआ था, एक प्रश्न यहीं से बन गया। और किन दो के मध्य हुआ? याद रखेंगे समझौता हुआ तो दो लोगों के मध्य ही हुआ होगा, ये तो सही बात है, ए और बी के मध्य ही हुआ
हुआ होगा। तो नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ, कि ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य हुआ, कि हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ, कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ। याद रखेंगे लखनऊ में जो समझौता 1916 में हुआ वह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे कांग्रेस के तरफ से बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और याद रखेंगे मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक एक पत्र पे हस्ताक्षर करके, याद रखेंगे, उन्होंने समझौता को सम्मान दिया। कब दिया? तो दोस्तों 1916 में दिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि गुजरात में है, कि आपके राजस्थान में है? याद रखेंगे जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है, इसको याद रखेंगे, जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वह आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। 1972 में भारत में जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य खुला। कब इसका स्थापना की गई? तो 1972 में किया गया। इसको आप याद रखेंगे। और इसमें इसका मतलब होता है दोस्तों, जो जंगली गधे हैं इनकी संकटग्रस्त जो जातियां हो रही हैं, इनको बचाव के लिए अलग अलग यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं और यहाँ पे इनको संरक्षण दिया गया। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह कारवा धीरे धीरे बहुत बड़ा बनता जाएगा और आपके तैयारी के लिए हमारे बहुत अलग अलग प्रकार के अनूठा प्रयोग होंगे। प्रश्नों को मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। ऐसा आपका आगामी यूपी टेट में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग पढ़ न लें। तो याद रखेंगे। इसी क्रम में आपसे पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।